हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल 12 टू 35 आते हैं। आर्टिकल 12 टू 35 से ये सब किस में आते हैं? पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में क्या बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएसए से। मौलिक अधिकारों को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। और जो ये मैग्ना कार्टा वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है? यूके से, दैट इज फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। इसका जो बैकग्राउंड, एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने बिल ऑफ राइट्स में, जो कि है नेहरू रिपोर्ट, कब आई थी नेहरू रिपोर्ट? 1928 में आई थी। उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या की थी? मांग की थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1931 में कराची सेशन हुआ था, कराची सेशन, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था इसका रिजोल्यूशन कि हाँ, हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कौन से सेशन में? 1931 में। कहाँ से हुआ था? कराची सेशन था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन के पास है, मतलब जो भारत के सिटीजन्स हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिटीजन्स के साथ साथ अगर कोई दूसरे कंट्री से आ रहा है उसे भी है, मतलब एलियन को भी है। एलियन किसे बोलते हैं? जो कि फॉरेन कंट्री से आके भारत में रह रहा है, उन्हें भी है। तो कुछ ऐसे राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स को है, और कुछ फॉरेनर्स प्लस इंडियंस को, दोनों को है। तो कौन से राइट इंडियंस को है, कौन से फॉरेनर्स को, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे जब हम सारे राइट्स पढ़ लेंगे। उससे हम आसानी से क्लासिफाई कर पाएंगे कौन से राइट्स इंडिया को है, इंडियन को है, कौन से राइट्स सबको है। इसमें एक और देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जस्टिएबल है, ये जस्टिएबल इन नेचर है कि अगर कोई भी ऐसा राइट बना, भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। दे आर जस्टिएबल इन नेचर। तो अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में क्या बोला है? स्टेट की डेफिनेशन दी है। स्टेट की डेफिनेशन दी है। स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेट में इंक्लूड होता है हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्लस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जिसे हम बोल सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट बोलो, जो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है, वो सब कुछ इंक्लूड होती है। प्लस स्टेट लेवल की सारी गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, एवरीथिंग। इसके बाद जो हमारी लोकल अथॉरिटीज है, जैसे कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब भी इंक्लूड होती है स्टेट के अंदर। एंड द फोर्थ इज गवर्नमेंट, जो हमारी कंपनीज है, जैसे कि LIC, ONGC, ये सब इंक्लूड होती है स्टेट के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आता है ना कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो 99% डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज, और आपको वो ही टिक करना है। स्टेट में एवरीथिंग इंक्लूड है। यहाँ स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं है, स्टेट के मतलब में सब कुछ आता है, चाहे यूनियन हो, स्टेट हो, लोकल अथॉरिटीज हो, सब कुछ आता है स्टेट में। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 12 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ ऑन आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? देखो, आर्टिकल नंबर 13 में क्या है कि अगर हमारा, जैसे संविधान हुआ था, कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले भी कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो वो लॉ भी नल एंड वॉइड होगा। और इसके बाद भी अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो वाला लॉ भी नल एंड वॉइड होगा। मतलब ऐसा कोई भी लॉ जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या हमारे फंडामेंटल राइट्स कम होते हैं, वो लॉ नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। सी बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 13 के सब क्लोज क्यू में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 का सब क्लोज नंबर 4 है अमेंडमेंट के लिए। अगर क्या हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो हाँ,
हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में, लेकिन वर्ड यूज किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं प्रीएम्बल में जो जो किया गया है, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे हम फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 14 से हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं। देखते हैं पहले हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस टाइम हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने? 7 फंडामेंटल राइट थे। फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड था राइट टू फ्रीडम। थर्ड था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन। फिफ्थ right of education, and the sixth right to property, and seventh writs, मतलब right to constitutional remedies। ठीक है, जब हमारा यहाँ है ना ये 6 वाला कल्चरल एंड एजुकेशन लिख लीजिए, जैसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये माइनॉरिटीज के लिए था। ठीक है, देखो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। उसके बाद है फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल नंबर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, दैट इज आर्टिकल नंबर 20 एंड 30। प्रॉपर्टी का अधिकार 31 एंड रेमेडी का आर्टिकल नंबर 32। जो ये 6 फंडामेंटल राइट था मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार, प्रॉपर्टी वाला, ये रिपील कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि हुआ था 1978 में। और अब ये एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये एक लीगल राइट है। आर्टिकल नंबर 300A में पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स है? अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक एजुकेशनल राइट मतलब शिक्षण का अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज इसमें रिट्स के बारे में पढ़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब एक एक आर्टिकल से पढ़ना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सब इक्वल है। इसमें 2 कंसेप्ट आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ? एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है? इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए इसी चैनल पे एक आर्टिकल नंबर 14 की एक अलग से वीडियो पड़ी है, 5 मिनट की वीडियो होगी, आप अच्छे से वो देख लीजिए, आपका आर्टिकल नंबर 14 क्लियर हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, अगर मैं इसमें ही कराती तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। तो आर्टिकल नंबर 14 के लिए आप वो वीडियो देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 14 के नाम से ही है, इसी चैनल पे है। आर्टिकल नंबर 15 के लिए भी मैंने अलग से ही वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लोजेस सब क्लोजेस थे। तो आर्टिकल नंबर 15 की भी एक 5 मिनट की वीडियो है, आप वहीं से देख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बताया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सब बराबर है। एंड आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस किस के बेस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इन दोनों की डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इसी चैनल पे 5-5 मिनट की वीडियोस है, आप वो देख लीजिएगा। अब आगे से करते हैं आर्टिकल नंबर 16 से। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब सबको इक्वल अधिकार होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार के समान अवसर, अपॉर्चुनिटी। ये बोलता है 16 का क्लोज नंबर 1। क्लोज नंबर 2 क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किस किस के बेस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और इसमें एक और जुड़ जाता है दैट इज आर से डिसेंसी या रेजिस्टेंस, मतलब जहाँ रहते हो, रहने का स्थान। इन पांचों छहों के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 15 में 5 बेस थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और इसमें 6, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिस्टेंस या डिसेंसी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है इसका क्लोज नंबर 4। क्लोज नंबर 4 क्या बोलता है? रिजर्वेशन देना। क्या देना? रिजर्वेशन देना बैकवर्ड क्लासेस को, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना। प्रमोशन में रिजर्वेशन देना, किसमें प्रमोशन में देना? SC, ST एंड OBCs को प्रमोशन में, या और भी जगह क्या देना? रिजर्वेशन देना, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इसमें 16 का क्लोज नंबर 6 भी ऐड हुआ है, उसमें था EWS के लिए, EWS के लिए रिजर्वेशन। तो 16 का क्लोज नंबर 4 किसके लिए रहता है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और क्लोज नंबर 6 किसके लिए कहता है? EWS के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है 4 बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 5th SC ST के लिए एंड 6th EWS के लिए। ठीक है, 1 और 2 बता ही दिया मैंने आपको। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड इसमें इन बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इसमें रिजर्वेशन की बात करता है क्लोज नंबर 4, क्लोज नंबर 5 एंड क्लोज नंबर 6 में। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 16 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 17। एक फंडामेंटल राइट में मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई, सबसे पहले वो देख लीजिए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वे एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट ना होने का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब है कि जैसे हमने बोल दिया कि भाई समान, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर है। ठीक है, जैसे कि बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी कोई ना कोई लिमिटेशंस है कि आपको ये चीजें नहीं बोलनी। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 17 है वो एब्सोल्यूट है। आर्टिकल नंबर 17 डील करता है अनटचेबिलिटी की। क्या डील करता है? अनटचेबिलिटी मतलब अस्पर्शता, कि जैसे देश में पहले चलता था कि इस रिलीजन के या इस कास्ट के लोगों को हाथ नहीं लगाना, मतलब छुआछूत, ये चीज फंडामेंटल राइट है कि अब देश में अस्पर्शता नहीं होगी, मतलब अनटचेबिलिटी नहीं होगी, अस्पर्शता। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, ये किसी भी बेस पे, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हर कास्ट के लिए, हर रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आपने कहीं भी अस्पर्शता मतलब छुआछूत किया तो आपको डायरेक्ट सजा होगी, इसमें इसका कोई वो नहीं है कि बच जाओगे आप। आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 बोलता है टाइटल्स के बारे में, कि भारत में किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो अपने नाम के आगे या पीछे टाइटल लगा के घूमे, जैसे कि राजा महाराजा जैसे पहले चलते थे टाइटल्स, ऐसे अब अलाउड नहीं है। आप अपने नाम के आगे या पीछे टाइटल नहीं लगा सकते। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वे एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहले में क्या रिस्ट्रिक्शंस है? आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप 2 लगा सकते हो, 2 अलाउड है। किस किस बेस पे? एक तो एकेडमिक और एक मिलिट्री। एकेडमिक का मतलब हो गया जैसे कि PhD करी किसी ने, तो PhD के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो आप, उसके लिए आपकी कोई सजा नहीं मिलेगी। मिलिट्री में हो आप तो उसमें क्या लगता है? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसे लगता है ना, तो आप ये लगा सकते हो। मतलब मिलिट्री और एकेडमिक के लिए ये एप्लीकेबल है। इसका क्लोज नंबर 2 क्या कहता है? कि सिटीजन कोई बाहर से भी टाइटल नहीं ले सकता, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री से भी आप कोई टाइटल नहीं ले सकते। अगर कोई, आप इंडियन है और आपको किसी दूसरी कंट्री से कोई टाइटल मिल रहा है तो आप नहीं ले सकते। थर्ड क्या कहता है? कोई एलियन है, एलियन मैंने आपको भी बताया, जो कि फॉरेन कंट्री का हो लेकिन रहता भारत में हो, तो वो भी अगर उसे बाहर से दूसरी कंट्री से मिल रहा है, से बाहर से कोई टाइटल मिल रहा है तो वो टाइटल लेगा
बट आफ्टर द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। अगर प्रेसिडेंट ने परमिशन दी तो ही वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। एंड इसका क्लोज नंबर 4 क्या कहता है? इसका क्लोज नंबर 4 कहता है कि किसी भी दूसरे देश से अगर आपको कोई प्रेजेंट मिल रहा है, मतलब कोई गिफ्ट मिल रहा है, इमोल्यूमेंट मिल रहे हैं, भत्ता मिल रहा है, या कोई ऑफिस वगैरह आप कुछ काम कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। इसके लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोला, क्लोज नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? सबसे पहले तो क्या होता है कि टाइटल नहीं ले सकता, एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल। इसके बाद टाइटल एबोलिश। फर्स्ट क्या बोलता है कि आप टाइटल ले सकते हैं किस किस में, एकेडमिक में एंड मिलिट्री में। सेकंड क्या बोलता है कि सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन बाहर से कोई टाइटल नहीं ले सकता। थर्ड क्या बोलता है कि जो एलियंस है, मतलब जो फॉरेन पीपल है जो इंडिया में रह रहे हैं, वे बाहर से टाइटल ले सकते हैं, दूसरी कंट्री से टाइटल ले सकते हैं, बट आफ्टर द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड द फोर्थ क्या बोलता है कि अगर आपको बाहर से कोई गिफ्ट मिल रहा है, इमोल्यूमेंट मिल रहे हैं, तो आप वो ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे फर्स्ट फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गया, जो कि क्या था, क्या था, इक्वेलिटी का राइट, समानता का अधिकार। अब सेकंड फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका है स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 है इसका आर्टिकल नंबर। इसमें आप याद कीजिए, मैं आपको लिख देती हूँ, ई एफ डी पी लो, क्या देखो इसके क्लोजेस आपको 19 के 1 का ही क्लोज है, 19 1 का ए, 19 1 का बी, 1 का बी, 19 1 का सी, 19 1 का डी, 19 1 का ई एंड 19 1 का जी, ठीक है। क्या बोलता है देखो, ए क्या बोलता है, स्पीच और एक्सप्रेशन, मतलब कि बोलने का अधिकार भी है और अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार भी है आपके पास। सेकंड है असेंबली बनाने का अधिकार। आप कोई भी, कुछ लोग एक साथ खड़े होकर असेंबली बना सकते हो, लेकिन पीसफुली, ना हथियारों के बिना, आर्म्स के। एंड थर्ड बोलता है एसोसिएशन, कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी एसोसिएशन को मान्यता देगी, आप एसोसिएशन बना सकते हो। डी क्या बोलता है कि आप पूरे देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ई क्या बोलता है, आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। एंड जी क्या बोलता है, एफ कहाँ गया, एफ के बारे में भी आपको बताऊंगी। पहले जी देखिए कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आप इसे बिजनेस कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या, आप कुछ भी बोल सकते हो। सेकंड, आप असेंबली बना सकते हो। थर्ड इज एसोसिएशन बना सकते हो। फोर्थ, आप कहीं भी घूम सकते हो। फिफ्थ क्या है, आप कहीं भी रह सकते हैं। जी क्या है, आप कोई भी बिजनेस फॉलो कर सकते हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जैसा कि हमने बात की, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो इनकी जो रिस्ट्रिक्शन है, इनकी लिमिटेशन आर्टिकल नंबर ए की दी गई है 19 का क्लोज नंबर 2 में, इसकी गई है 19 का क्लोज नंबर 3 में, इसकी दी गई है 19 का क्लोज नंबर 4 में, इन दोनों की एक साथ दी गई है 19 का क्लोज नंबर 5 में एंड 19 का क्लोज नंबर 6 में। बहुत इजीली याद हो जाएगी आपको, ये 6 में दी गई। इसमें क्या दी गई है, रिस्ट्रिक्शंस। पहला है स्पीच और एक्सप्रेशन। फर्स्ट तो इसकी जो लिमिटेशन क्या है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप कुछ भी देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते। इसमें जो है ना, फर्स्ट के में इसमें ही आपको जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापते हैं, इन सबका अधिकार भी इसमें मिलता है। टीवी में कुछ भी न्यूज दिखा रहे हो, ठीक है, आपको इनका अधिकार मिल गया। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, आप कुछ भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। दैट इज 19 का क्लोज नंबर 2। 3 में क्या है, असेंबली बना सकते हो, लेकिन आप कोई भी ऐसी असेंबली नहीं बना सकते जिसमें आप कोई भी टेररिस्ट के साथ आप कोई असेंबली नहीं बना सकते, में आप देश को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के साथ कुछ भी ऐसा असेंबली में नहीं कर सकते। थर्ड, आप एसोसिएशन बना सकते हो, बट देश विरोधी एसोसिएशन नहीं बना सकते, देश विरोधी एसोसिएशन नहीं बना सकते। फोर्थ, मूव फ्रीली, आप कहीं भी घूम सकते हो। एंड फिफ्थ, आप कहीं भी रह सकते हो। इन दोनों की रिस्ट्रिक्शन एक साथ दी गई है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन हमारे देश में कुछ ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जिसमें कुछ शेड्यूल ट्राइब ऐसी रखती हैं जो बहुत वल्नरेबल है, मतलब कि अगर हम वहां जाएंगे तो उनकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, वे बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, तो हमें वहां जाने की अनुमति नहीं है।
अगर हम उनके एनवायरमेंट में गए, कोई ऐसी शेड्यूल ट्राइब है, अगर हम उनके एनवायरमेंट में गए, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो हमें अलाउड नहीं है हम उस ट्राइबल एरिया में जाए और वहां सेटल हो सके। ये है डी और ई की लिमिटेशन। एंड लास्ट इसकी लिमिटेशन क्या है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी किसमें दी गई है, 6 में। दूसरा इसमें एक इसमें आता है कि जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सेम बिजनेस हमारे किसी नाइबर में भी स्टार्ट किया, तो हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि उसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे आपको बिजनेस का अधिकार है वैसे उसे भी बिजनेस का अधिकार है। इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है कि हाँ, जो कंट्री है या कोई भी ऑफिसर है वो क्या बना सकता है, किसी बिजनेस के लिए कोई अगर इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो बना सकता है। जैसे कि अगर आपको क्या करना है, जज वगैरह करना है, जज एडवोकेट बनना है, तो आपको लॉ की डिग्री इंपॉर्टेंट है, आपको लॉ की डिग्री लेनी ही पड़ेगी। आपको सीए में अपना बिजनेस खोलना है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको सीए करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जाके कि हम सीए का काम करेंगे क्योंकि हमें क्या है, फंडामेंटल राइट है। नहीं, इसकी लिमिटेशन भी तो है कि आपको अगर किसी की क्वालिफिकेशन दी गई है तो आपको वो क्वालिफिकेशन पहले प्राप्त करनी है, उसके बाद ही आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 19 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now let's move on the article number 20. आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस मतलब कि कोई दोषी है तो उसके पास क्या 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 बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स है। इसके भी 3 है, ए बी सी। ए में क्या दिया गया है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में कर सकते हो। फर्स्ट क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2 एंड क्लोज नंबर 3। फर्स्ट में क्या गया, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो अभी अच्छे से समझाऊंगी, एग्जांपल देके समझाऊंगी, नहीं है। सेकंड है डबल जियोपार्डी, ये अलाउड नहीं है। एंड द थर्ड इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, देखो क्या क्या इसमें। फर्स्ट आइए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि इसका है कि जिस टाइम आपने कोई गुनाह किया है आपको उसी के अनुसार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में कोई उसकी सजा आ गई तो आपको उसको अकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे कि यहाँ जाइए, एग्जाम्पल लीजिए कि किसी ने यहाँ कूलर चोरी किया या एसी चोरी किया, एसी चोरी किया, ठीक है। कब किया, 10 जुलाई को एसी चोरी किया। तो उस टाइम सजा क्या थी कि अगर कोई एसी चोरी करेगा तो दैट इज 6 महीने की आपको सजा होगी। ठीक है, उसे पकड़ लिया वगैरह सब हो गया। अब सजा मिली उसे किस दिन, 14 जुलाई को। लेकिन बीच में 12 जुलाई को क्या आ गया कि अब एसी चुराने के लिए 1 साल की सजा होगी। तो उसे 1 साल की सजा मिलेगी कि 6 महीने की सजा मिलेगी, उसे 6 महीने की सजा मिलेगी। मतलब जिस टाइम उसने वो गुनाह किया है उस टाइम जो सजा थी उससे उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, चाहे बीच में लॉ ही क्यों ना चेंज हो जाए। ठीक है। सेकंड क्या है, डबल जियोपार्डी नहीं होगी, मतलब एक चीज के वास्ते, मतलब एक गुनाह के वास्ते आपको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिल सकती। थर्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि खुद के खिलाफ, आपकी खुद के खिलाफ ही गवाही मान्य नहीं है। कि मान लो कि किसी ने कोई गुनाह किया है और उसे कोर्ट में पेश किया है, तो अगर उसने कहा कि हाँ जी मैंने ये गुनाह किया है ईटीसी, तो ऐसा नहीं है कि उसके इस कहने के बेस पे उसे सजा मिल जाएगी। जब तक जो जज, जब तक कि एडवोकेट है या पुलिस है इस चीज को साबित नहीं करेगी उसे सजा नहीं मिलेगी। आपकी खुद की गवाही मान्य नहीं है। ठीक है, आई होप आर्टिकल नंबर 20 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन द आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार है इसमें। मतलब इसमें अगर कोई भी ऐसा अधिकार आ गया जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, सब इसमें है। इंटरनेट का अधिकार, सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, हर तरह के अधिकार सब इसमें है। ठीक है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है जीविका का अधिकार, लाइवलीहुड का भी अधिकार इसमें ही है, सब कुछ इसमें ही है। इसमें इंपॉर्टेंट है 21 का ए, क्लोज नंबर ए। इसमें क्या है, एजुकेशन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ये कौन से जोड़े गए थे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2002 से। इससे 3 चीज जोड़ी गई थी, 21 ए, आर्टिकल नंबर 45 डीपीएससी को ये जोड़ा नहीं गया था, बस इसे मॉडिफाइड किया गया था। एंड हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी। फिलहाल हम फंडामेंटल राइट पढ़े तो 21 का ए
राइट टू एजुकेशन से जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से, जिसमें है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल 22 क्या बताता है? ये प्रोटेक्शन करता है, किसकी? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब अरेस्ट मतलब जिसने कोई गुनाह कर लिया एंड देन उसे गिरफ्तार कर लिया, एंड डिटेंशन जिसे हमें संदेह है कि हाँ ये कुछ गलत कर सकता है, उसे हिरासत में लेना। तो इनके जो राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन करता है। इसके 3 क्लॉजेज है। क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आप किसी को हिरासत में ले रहे हो या अरेस्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस किस वजह से, मतलब किस बेसिस पे आप उसे गिरफ्तार कर रहे हो, ग्राउंड बताने पड़ेगी अरेस्ट के। एंड सेकंड, जिसे आपने अरेस्ट किया उसे राइट है कि वो अपने पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर मतलब वकील, अपनी मर्जी का वो वकील कर सकता है। ठीक है। सेकंड डील करता है कि 24 आवर के विदिन 24 आवर आपको उसे सबसे पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा? पेश करना होगा 24 आवर के अंदर। ठीक है। थर्ड क्लोज में 2 है। और ए क्या कहता है कि जो ये 1 एंड 2 हमने बात की, क्लोज नंबर 1 एंड क्लोज नंबर 2, ये एनिमी एलियन पे लागू नहीं होते। एनिमी एलियन क्या होते हैं? वे देश जिनसे मतलब वे कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज जैसे कि जिनसे भारत की थोड़ी एनिमी है, शत्रुता है उनसे। ठीक है। तो उनके जो लोग हैं वे एलियन एनिमी कहलाएंगे, एनिमी एलियन। एंड सेकंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो डिटेंशन हो सकता है वो सिर्फ मैक्सिमम 3 मंथ का हो सकता है। अगर 3 मंथ से ज्यादा का लेना है तो एडवाइजरी बोर्ड बैठेगी हाई कोर्ट के जज की, वो अलग प्रोसीजर है। बस आपको इसमें 3 याद रखने। क्लोज नंबर 1 क्या कहता है कि आपको उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे आपने उसे अरेस्ट किया है। एंड द सेकंड, जो अरेस्ट किया है उसे अपनी मर्जी का लीगल प्रैक्टिशनर चुनने की आजादी है। सेकंड इज 24 आवर्स के विदिन आपको उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। एंड द थर्ड इज, थर्ड में 2 होते हैं, जो एनिमी एलियन है उसके लिए 1 एंड 2 नहीं है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। ठीक है। आई होप आर्टिकल नंबर 22 क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे कौन से हो गए? फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम, जो आर्टिकल 9 में 19 से 22 तक किए थे वे हो चुके हैं। नाउ अब हमारा कौन सा होगा? थर्ड फंडामेंटल राइट, जो क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है? प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या आता है कि स्लेवरी खत्म करता है, स्लेवरी नहीं होगी। देवदासी सिस्टम खत्म करता है, देवदासी, देवदासी आपने भरतनाट्यम वाली क्लास में बताया था मैंने, देवदासी। ठीक है। ये सिस्टम खत्म करता है। तो होता है कि वुमेन और बच्चों की ट्रैफिकिंग नहीं होगी। मतलब ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि एक किस्म से बेचना। ठीक है। तो ये बात करता है क्या क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। इसमें सेकंड क्या है? बेगार सिस्टम को बंद करता है। बेगार सिस्टम क्या होता है? बिना किसी एन्यूमरेशन के, मतलब बिना कुछ पैसे वैसे दिए जबरदस्ती सारा काम करवाना, जैसे पहले जमींदारी सिस्टम में होता था। ठीक है। तो बेगार सिस्टम ये होता है। एंड द थर्ड इज फोर्स लेबर कराना, जबरदस्ती काम कराना, फोर्स लेबर। ठीक है। इसके अंदर वो भी प्रोहिबिट करता है कि फोर्स लेबर में आप ये भी कह सकते हैं जैसे किसी से पैसे उधार लिए, वो पैसे नहीं चुका पाया तो उसे उस पैसे की पूर्ति के लिए उसे आजीवन अपना स्लेव बना लिया, आजीवन स्लेवरी करा लो, तो ये चीज भी प्रोहिबिट करते हैं इससे। तो आर्टिकल नंबर 23 में बस आपको मेन याद क्या करना है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है?
आर्टिकल नंबर 24 डील करता है कि प्रोहिबिशन, रोक लगाता है किस पे, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पे, किसके, बच्चों पे, चिल्ड्रन की, जो कि छोटा है 14 ईयर से। प्रोहिबिशन लगाता है छोटे बच्चों के काम करने पे, किन जगह पे, हैजार्डियस प्लेस पे, मतलब जहाँ खतरा हो, हैजार्डियस प्लेस, जैसे कि माइंस, इंडस्ट्रीज। तो ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस पे 14 साल से छोटे बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो इस चीज पे ये रोक लगाता है। ठीक है, कहीं भी हैजार्डियस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। और नॉन हैजार्डियस जगह जैसे कि वेटर वगैरह की जॉब, तो ये अलाउड है, लेकिन नॉन स्कूल टाइम में, नॉन स्कूल आवर्स में। स्कूल आवर्स में तो आप यहाँ भी वर्क नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्कूल आवर्स में यहाँ वर्क करना अलाउड है। इसके लिए कोई राइट नहीं बना, लेकिन इसके लिए राइट बना है, हजार्डियस जगह पे आप वर्क नहीं कर सकते, चाहे स्कूल आवर हो या नॉन स्कूल आवर्स हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट भी कंप्लीट हो गया, जो कि था फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्या आता है, हमने फोर्थ फंडामेंटल राइट पढ़ा था, जो कि था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें कौन 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 सा आर्टिकल आते हैं, 25, 26, 27 एंड 28। इसमें चार आर्टिकल आता है। 25 आ जाइए। 25 क्या कहता है, इसमें फ्रीडम है कि आप कोई भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हो, मान सकते हो, उस धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस मतलब उस धर्म के अनुसार काम कर सकते हो, उस धर्म को फैला सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, लेकिन आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। प्रोपोगेट कर सकते हो किसी भी रिलीजन को। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस मिलती है, फ्रीडम ऑफ, आई आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। 26, आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, ये चारों रिलीजन से ही रिलेटेड है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि रिलीजन का आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपेगेट कर सकते हो। सेकंड क्या है, मैनेज करना रिलीजियस अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर को, रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, इसके लिए आप इंस्टीट्यूट बना सकते हो। ठीक है, चैरिटी पर्पस के लिए भी बना सकते हो। इसमें 26 का थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो। एंड इसका फोर्थ क्या बोलता है कि आप इन्हें मैनेज कर सकते हो, इन प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो क्या बोलता है, चल और अचल संपत्ति, दैट इज क्लॉज नंबर 3 एंड इसका मैनेजमेंट क्लॉज नंबर 4। ठीक है, आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 बोलता है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी मेंटेनेंस नहीं लगेगी, नो टैक्स नो मेंटेनेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए सारी तरफ आपको, आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा या आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इसलिए लग सकता है कि हमें सारे धर्मों को प्रचार करना है, सारे धर्म के लिए आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, वो लग सकता है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर कोई रिलीजन के लिए लग रहा है तो वो नहीं लगेगा। एंड द लास्ट इज 20, आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल में दी जा सकती है, प्राइवेट स्कूल्स में दी जा सकती है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिसमें पैसा गवर्नमेंट दे रही है, उन स्कूल में कोई भी रिलीजन की शिक्षा, रिलीजन इंस्ट्रक्शन नहीं देने दी जाएगी। कि ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आपको ये कह देगा कि आपको ये करना है, मतलब किसी धर्म के अनुसार आपको ये काम करना पड़ेगा, तो ये नहीं कह सकते। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट भी कंप्लीट हो गया, जो कि था रिलीजन से रिलेटेड। छोटे छोटे हैं, इजीली याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और सेक्शन का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 एंड 30।
छोटी छोटी सी 20 में क्या है, कंजर्व करना, राइट टू कंजर्व, क्या करना, लैंग्वेज को कंजर्व करना, स्क्रिप्ट को और कल्चर को, किसकी, माइनॉरिटीज की लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को क्या करना, कंजर्व करना। जो माइनॉरिटीज है उनकी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को कंजर्व करना, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 29। एंड आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, माइनॉरिटीज के लिए क्या करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन करना, इस्टेब्लिश करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ओपन करना। थोड़ा राइटिंग ऐसे ही लिख रही हूँ, जो समझ में ना आवे आप इसके लिए पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। तो 29 एंड 30 यहाँ आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है। 29 एंड 30 क्या डील करता है, 29 में क्या है कि जो माइनॉरिटीज है उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट, उनके कल्चर, इन सब को कंजर्व करना। एंड 30 में उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना ताकि भी इजी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 30 हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत हटा के एक लीगल राइट कर दिया गया, जो कि 300A में है, ठीक है। नाउ इट इज अ लीगल राइट, तो ये अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 32 एंड लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट क्या है इसमें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिक, स्वतंत्रता क्या बोलते हैं हिंदी में, संवैधानिक उपचार, रेमेडी को उपचार बोलते हैं ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऐसे ही बोलते हैं कुछ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शायद चक्कर लेने के बाद, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा इसे, BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें रिट्स के बारे में, रिट्स क्या होती है, देखो समझो रिट्स के बारे में। रिट्स क्या होती है, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसे नहीं है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा एंड देन वो केस हमारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी लोअर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए हम दो प्रकार जा सकते हैं, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, वो रिट्स जारी कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी 5 तरह की रिट्स होती है, इन 5 तरह की रिट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग वीडियो में आएगी, 5 से 10 मिनट की एक अलग वीडियो होगी जिसमें मैं आपको रिट्स की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। बस फिलहाल इस वीडियो में आपको याद रखना है हमारी 5 तरह की रिट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल की, 226 है, ठीक है। और इसे हार्ट एंड सोल का, हार्ट एंड सोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, BR अम्बेडकर जी ने कहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बस, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 32 हो गया। नाउ आर्टिकल नंबर 33 एंड 34 एंड 35, देखो तो सिंपल सिंपल से ही है। 33 मेन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 32 तक ही थे। 33 में क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, मतलब कम कर सकती है, या एब्रोगेट कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। अभी तो हमने कहा खत्म नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन किस किस के लिए, जैसे कोई आर्म फोर्स में है, आर्म्ड फोर्स, अब बोलने की आजादी, अपनी बात शेयर करने की आजादी है, लेकिन आर्म फोर्स के लोगों के लिए ऐसा थोड़ी ना होगा कि वे दुश्मन सेना के साथ जाके बोल भी लेंगे। तो आर्म फोर्स के लिए जो फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में है, ठीक है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, उनके लिए जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है एंड एब्रोगेट भी कर सकती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन वालों को, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 34
जिन एरियाज में मार्शल लॉ लग रहा है, मार्शल लॉ के दौरान जो फंडामेंटल राइट है वे हमारे रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 34 में आपको याद करना है मार्शल लॉ। आर्टिकल नंबर 33 में याद करना है कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किनके लिए, आर्म फोर्स के लिए। बाकी आप खुद याद कर लोगे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ अवर फंडामेंटल राइट इज आर्टिकल नंबर 35। इसमें क्या है कि सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ओनली पार्लियामेंट मेक लॉ। किस किस में, 16 क्लोज नंबर 3, 32 क्लोज नंबर 3, 33, 34 अभी पढ़ा देखो, 33, 34 सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। 16 का 3 एंड 32 का 3, 32 का 3 हम क्या कब पढ़ेंगे, जब रिट्स पढ़ेंगे। रिट्स की मैंने आपको बोला है कि एक अलग वीडियो आएगी रिट्स की, जिसमें मैं आपके सारे रिट्स अच्छे से कवर कराऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में हमने अपने सारे फंडामेंटल राइट्स किए, तो एक बार सारे फंडामेंटल रिवाइज कर लेते हैं, कैसे याद रहेगा। देखो 12 में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन। 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू की कोई भी लॉ ऐसा जिससे हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वो लॉ नल एंड वॉइड बन जाएगा। अब हमारे फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं 14 से 18। इक्वालिटी, 14 क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष सब बराबर है। 15 कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता तो एंड करना, एबोलिशन। एंड 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये टाइटल नहीं मिलेगा। जो इनके सब क्लोजेज है वे मैंने आपको वीडियो में अच्छे से करा दिए। नेक्स्ट क्या आता है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 क्या बोलता है, इसमें हमने 6 पढ़े थे, बोलने का अधिकार, असेंबली का, एसोसिएशन का, कहीं भी घूमने का, कहीं भी सेटल होने का, एंड कहीं भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का। एंड इसके फिर लिमिटेशन इंपॉर्टेंट थी, जी 2 में, इसका 3 क्लोज में, इसका 4 क्लोज में, इन दोनों का 5 क्लोज में, और इसका में। वीडियो कंप्लीट देखे हुए इसे समझ में आ गया होगा मैंने क्या टिक विक की है। 20 क्या बोला था, इसमें हमने 3 पढ़े थे, फर्स्ट एक्स पोस्ट ऑफिस लॉ, और डबल जेओपर्डी, डबल सजा नहीं मिलेगी, और अपनी गवाही पे आपको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ऑफेंस से रिलेटेड था। 21वां जीने का अधिकार, 21A में एजुकेशन से रिलेटेड था। 22 क्या था, अरेस्ट और डिटेंशन, कोई गिरफ्तार हो गया और हिरासत में ले लिया, उसके पास क्या क्या है कि भाई उसे तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी का कोई भी वकील कर सकता है। सेकंड 24 आवर्स के विद इन आपको उसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। एंड थर्ड क्या था कि ये दोनों एनिमी एलियन पे लागू नहीं है, और डिटेंशन क्या हो सकती है, मैक्स 3 मंथ्स की हो सकती है, ये हमारी फ्रीडम होगी। फिर हमारी अगेंस्ट एक्सप्लेशन थी 23 में, क्या था, शोषण के विरुद्ध। 23 में क्या था कि फोर्स लेबर नहीं होगी, जबरदस्ती काम नहीं करवा जाएगा, बेगर नहीं होगा। फोर्स लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी क्या बोलते हैं ना, बेकार, बेकार सिस्टम नहीं होगा। एंड एक क्या था, ट्रैफिकिंग, 24 में क्या था, 14 साल से छोटे बच्चे हैजार्डियस प्लेसेस पे काम नहीं कर सकते, हैजार्डियस प्लेसेस पे काम नहीं कर सकते। फिर आगे रिलीजियस से रिलेटेड 25, 26, 27 एंड 28 क्या था, आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। 25, 26 आप उसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी थी। 27 में कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रोपगेशन के लिए। एंड 28 में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको धर्म के कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। 29 और 30 क्या था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो भी माइनॉरिटीज के। 29 में क्या था कि माइनॉरिटीज की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट सबका कंजर्व करना, सब चीजें। 30 में उनके एजुकेशन के लिए स्टैब्लिश करना स्कूल को। 31 हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत एक लीगल राइट हो गया, जो कि 300A में है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 जिसमें हमने पढ़े रिट्स होती है, 5 तरह की रिट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है। 5 तरह की रिट्स होती है, इन रिट्स के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो कल प्रोवाइड करा दूंगी, आप सारी रिट्स उससे कर सकते हैं। 33 में क्या करा हमने कि जो पार्लियामेंट है सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, सॉरी पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और एब्रोगेट कर सकती है। क्या कर सकती है,
कि जितने भी फंडामेंटल राइट उन्हें एब्रोगेट कर सकते हैं, किस किस के लिए, जो कि हैं आर्म फोर्स और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट के लिए जो पार्लियामेंट है, इनके जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, मतलब कोई ये वाला फंडामेंटल राइट की रिस्ट्रिक्ट कर दे, भाई तुम्हें ये वाला फंडामेंटल राइट यूज नहीं कर सकते तुम, या सारे ही खत्म कर दिए, मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वो। एंड 34 क्या था, जिस एरिया में मार्शल लॉ लग रहा है वहां भी जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। एंड द लास्ट क्या था 35 कि पार्लियामेंट सिर्फ लॉ बनाएगी किस पे, 33, 34 पे, 32 का 3 एंड 16 का 3। ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स भी कवर हो गए होंगे। तो हम 3 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक फंडामेंटल राइट ही है। अब इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगी डीपीएसपी, मतलब अगर पॉलिटी में कुछ भी नहीं करा ना तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये 3-4 टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। तो कल हम करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो आर्टिकल 36 से शुरू होकर आर्टिकल नंबर 51 तक जाते हैं। ठीक है, एंड आर्टिकल ट्रिक से नहीं याद होगे, मैं आपको पहले बता दूं, आर्टिकल की जहाँ ट्रिक होगी वहां मैं आपको दो दूंगी। जैसे कि अगर हम यूनियन के याद कर लेंगे, जब हम आर्टिकल यूनियन के सारे याद कर लेंगे तो स्टेट के हमें इजीली याद हो जाएंगे। स्टेट का आपको कोई भी आर्टिकल खुद से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे 90 ऐड करके, 89 ऐड करके। ठीक है, तो जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी हम फिर सिर्फ वहां यूज करेंगे। अब तक के हमने 35 आर्टिकल करे हैं और इसमें कहीं भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हें एक बार या मैक्स अगर 2 बार आप इन्हें देख लोगे ना तो 100% आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, आपको दोबारा रिवाइज भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद किया कि 2 बार रिवाइज करें देन अच्छे से याद हो जाते हैं। तो मैं आपको सबको यही एडवाइस करूंगी कि वीडियो एक बार अच्छे से देखिए, एक बार हल्का हल्का सा आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने पास कि 1 आर्टिकल ये कहता है, 2 आर्टिकल ये कहता है। कोई बच्चा अगर आप में से जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसे वो जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ कराऊंगी, अगर आप उसे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अगर आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप सिर्फ इसे भी कर लेंगे ना तो पॉलिटी में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ बहुत बल्कि है, मतलब जैसे फर्स्ट आर्टिकल है उसमें इसमें एक पेज पूरा भर दिया तो इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो सिर्फ जितना मैं इस वीडियो में करा रही हूँ इतना कीजिए, इनफ है, मतलब इनफ से ज्यादा ही करा रही हूँ। अब तक जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए उससे एक्स्ट्रा ही करा रही हूँ। अब इसमें कई क्वेश्चन ऐसे पूछेगी कि मैंने ये नहीं बताया इमरजेंसी के दौरान हमारे कौन से फंडामेंटल राइट नहीं होते, ये सब कुछ हम इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे, हम आर्टिकल से सीरीज कर रहे हैं, हम इसमें सारे आर्टिकल करेंगे एंड उसके बाद आर्टिकल के बाद जो कुछ रह जाएगा पॉलिटी में 1 या 2 वीडियो में हम बाकी सब कुछ कवर कर लेंगे, या धीरे धीरे मैं आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड करा दूंगी बाकी चीजों के, वो आप वहां से कर सकते हैं। जैसे कि सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, सोर्सेज जैसे आज मैंने बताया आपको फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से आए हैं, यूएसए से। ठीक है, या तो मैं सोर्सेज आपको धीरे धीरे ऐसे ही बता के चलूंगी, एक सोर्स की मैं अलग वीडियो सोर्स बाय ट्रिक आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, सारे सोर्सेज हम उसमें ट्रिक से याद कर लेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे सारे सोर्सेज याद। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू।